आपका शायद स्क्रीन वहाँ पे हैंग हो गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं अब। देखिए आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में डील करने वाले हैं। अभी के लिए मैं आपके चैट्स को नहीं देख पाऊंगा, ठीक है, मेरा सारा फोकस पढ़ाने पे रहेगा। आपका कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं है इस कोर्स को फॉलो करने के लिए। आपका जो भी फीडबैक हो कोर्स से रिलेटेड आप लाइव चैट में लिख सकते हैं। एक बार आपका ये सेशन ओवर हो जाएगा उसके बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में आपका लाइव चैट देख लूँगा आपने क्या लिखा था, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा हेडिंग होगा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम बात करेंगे वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में, ठीक है। हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम था बर्जीलियस। अब ये जो हमारे पास साइंटिस्ट थे इन्होंने हमारे पास दिया था वाइटल फोर्स थ्योरी। अब ये वाइटल फोर्स थ्योरी हमारे पास क्या था, तो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था बर्जीलियस। उन्होंने हमारे सामने प्रपोज किया था वाइटल फोर्स थ्योरी। हमारे पास एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था बर्जीलियस, उन्होंने प्रपोज किया था वाइटल फोर्स थ्योरी। अब ये जो हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी था ये हमसे एक सिंपल सी बात कहता था कि अगर आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करना है तो वो काम लैबोरेटरी में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जिस्टेंस के लिए एक वाइटल फोर्स ज़रूरी था और वो वाइटल फोर्स लैबोरेटरी में नहीं आ सकता था। इसीलिए आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड लैबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं किए जा सकते थे। क्या कहा मैंने कि हमारे पास एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था बर्जीलियस, उन्होंने हमारे पास दिया था वाइटल फोर्स थ्योरी। अकॉर्डिंग टू द वाइटल फोर्स थ्योरी ऐसा माना जाता था कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो ऑब्टेन होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ वाइटल फोर्स, और बिना इस वाइटल फोर्स के आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन नहीं कर सकते, उन्हें आप सिंथेसाइज नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा माना जाता था कि लैबोरेटरी में आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बर्जीलियस ने दिया था वाइटल फोर्स थ्योरी। इसमें क्या माना गया था कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास होना चाहिए एक्सिस्टेंस ऑफ वाइटल फोर्स। कि अगर हम चाहते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें ऑब्टेन हो जाए उसके लिए हमारे पास एक्सिस्टेंस होना चाहिए वाइटल फोर्स का। और ये जो आपके पास वाइटल फोर्स है ये एक नेचुरल फोर्स होता है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता था, इसीलिए ऐसा माना जाता था कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन्हें आप लैबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी, उसे आप लैबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। मैं एक बार वापस कह दे रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास टॉपिक चालू होगा वाइटल फोर्स थ्योरी से। ये हमारे पास एक थ्योरी था जो कि हमारे पास बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था हमारे पास कॉन्सेप्ट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जिस्टेंस के लिए हमारे पास एक नेचुरल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। उस नेचुरल फोर्स को हम वाइटल फोर्स कहते हैं, और बिना उस वाइटल फोर्स के एक्सिस्टेंस के हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर नहीं हो सकता, उसे हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो इसीलिए लैबोरेटरी में क्योंकि हमारे पास ये वाइटल फोर्स प्रेजेंट नहीं होता तो ऐसा माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप सिंथेसाइज नहीं कर सकते हो लैबोरेटरी के अंदर। ऐसा माना जाता था अकॉर्डिंग टू द वाइटल फोर्स थ्योरी प्रपोज्ड बाय बर्जीलियस, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, हमने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर लिया लैबोरेटरी के अंदर, और ये जो आपका पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैबोरेटरी में सिंथेसाइज हुआ था ये आपका एक्सीडेंटली हो गया था, ठीक है। तो हुआ क्या था कि जो आपका फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड
सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी। जो आपका पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे आपने लैबोरेटरी में सिंथेसाइज कर लिया था वो आपके पास यूरिया था। वो आपके पास क्या था? यूरिया था। ठीक है, यूरिया क्या होता है? आपके पास NH2 ग्रुप होता है, देन कार्बन होता है फॉर्मिंग डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, देन वापस आपके पास NH2 ग्रुप होता है। ठीक है, तो हमने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हमारे पास यूरिया था उसे हमने लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर लिया था। ठीक है, और ये जो आपका लेबोरेटरी में यूरिया का सिंथेसिस हुआ था ये आपका एक एक्सीडेंटल प्रोसेस था, बाय मिस्टेक एक्सीडेंट से ऐसा हो गया था। ठीक है, तो हुआ क्या था कि यहाँ पे हमने क्या किया था, दो कंपाउंड लिए थे। ठीक है, एक हमारे पास कंपाउंड था पोटेशियम साइनेट, दूसरा हमारे पास कंपाउंड था अमोनियम सल्फेट। ठीक है, हम इनके बीच में रिएक्शन परफॉर्म करा रहे थे, तो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पे हमारे पास सिंपली क्या होगा, सिंपली हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट के तौर पे अमोनियम साइनेट मिल जाएगा और साथ में हमारे पास पोटेशियम सल्फेट आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या, ये जो अमोनियम साइनेट है ये हल्का सा हीट होके कन्वर्ट हो गया यूरिया में। तो एक्सीडेंटली हमने क्या किया, हमारे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैबोरेटरी में सिंथेसाइज कर दिया। ठीक है, और ये जो आपका एक्सपेरिमेंट था इसने इस बात को प्रूफ कर दिया कि वाइटल फोर्स थ्योरी सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती थी कि अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करना है तो उसे आप लैबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए आपके पास एक नेचुरल फोर्स का प्रेजेंस होना ज़रूरी है जिसे हम कहते हैं वाइटल फोर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब हम यहाँ पे पोटेशियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट के बीच में रिएक्शन परफॉर्म करा रहे थे तो एक्सीडेंटली हमने यहाँ पे यूरिया का सिंथेसिस कर दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक्सीडेंटली हमारे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैबोरेटरी में सिंथेसाइज कर दिया और हमने यहाँ पे वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, ये जो आपके पास कंपाउंड है इसका नाम क्या है, इसका नाम यूरिया होता है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में रिएक्शन करा के आपने यहाँ पे एंड प्रोडक्ट में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैबोरेटरी में सिंथेसाइज हो गया। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड prepared in laboratory accidentally। ठीक है, ये हमें समझ आ गया, राइट। तो यहाँ तक की बात हमें समझ आ गई। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो आपको समझ आना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं तो आप बोलोगे बहुत सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन की केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। बिल्कुल सही बात है, या ऐसा भी कह सकते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, ये बात भी सही है। तो जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है वो कहीं ना कहीं रिवॉल्व करता है कार्बन के अराउंड। ठीक है, अब सवाल है कि यार कार्बन में ऐसा क्या स्पेशल है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन के अराउंड रिवॉल्व करता है, या फिर कार्बन में ऐसी कौन सी बात है जिस वजह से हमारे पास एक स्पेशल ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री निकाला गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहाँ पे हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आपने ये अपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा कि कार्बन के पास दो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। पहला बात क्या कि आप यहाँ पे देखोगे तो जो कार्बन आपके पास है, ठीक है, वो टेट्रावेलेंट होता है। इसका मतलब क्या है, उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो 4 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, और दूसरा बात क्या है, कार्बन के पास कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है
इसका मतलब क्या है, कार्बन के पास सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी होता है कि वो खुद से लिंक करके अपना लंबा चेन फॉर्म कर सकता है, राइट। इन दो रीजंस की वजह से आप देखते हो कि यहाँ पे हम कार्बन की केमिस्ट्री को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं और इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। ये बात हमें समझ आ रहा है। अब आपको एक और चीज समझना पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा कार्बन के बारे में कि हमारे पास कार्बन हमें कैसे मिलता है, तो कार्बन या तो हमें मिलेगा फ्री स्टेट में या कार्बन आपको मिलेगा कंबाइंड स्टेट में। अगर मैं कंबाइंड स्टेट में बात करूंगा तो कंबाइंड स्टेट में आपको कार्बन या तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलेगा या फिर आपको कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है। अगर मैं फ्री स्टेट में बात करता हूं, देखो फ्री स्टेट में कार्बन हमें दो फॉर्म में मिलता है। एक हमें मिलता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, दूसरा हमें मिलता है अमॉर्फस फॉर्म में। यह आपको एक बेसिक लेवल पे आइडिया होना चाहिए। अब देखो इससे पहले हम अपने मेन पार्ट पे एंटर करें, देखो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो हमारे पास होगा बॉन्ड लाइन नोटेशन या बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोर्स है इसमें क्या पढ़ते हैं हम। हो सकता है कुछ टीचर्स इस कोर्स को ना पढ़ाते हो। देखो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोर्स में हम वो सभी चीज़ें पढ़ते हैं जो कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में रिक्वायर्ड है। आप ऐसा समझ लो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए, उसे समझने के लिए हमारे पास जो भी प्री रिक्विजिट होता है वो हम यहाँ पे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझ लेते हैं, उसे पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या बॉन्ड लाइन नोटेशन को। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या ऐसे कह सकते हो बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब देखिए जब हम यहाँ पे बात करेंगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या बॉन्ड लाइन नोटेशन के बारे में, ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या सेट ऑफ रूल्स होते हैं। देखो इसमें हमारे पास सेट ऑफ रूल्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल रिप्रेजेंट कार्बन विद अ डॉट। वी विल रिप्रेजेंट कार्बन विथ अ डॉट। ठीक है। दूसरी बात, वी रिप्रेजेंट सिंगल बॉन्ड विथ सिंगल लाइन, डबल बॉन्ड विथ डबल लाइन, ट्रिपल बॉन्ड विथ ट्रिपल लाइन। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, वी डू नॉट रिप्रेजेंट कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। ठीक है। वी रिप्रेजेंट ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है। तो ये आपके पास कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पे गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या बॉन्ड लाइन नोटेशन ड्रॉ कर पाओगे। सबसे पहला चीज़ आपके सामने क्या आता है कि आप क्या करते हो ना, जो आपके पास कार्बन होता है उसे आप डॉट से रिप्रेजेंट करते हो। अगर आपके पास मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड आपको रिप्रेजेंट करना है दो एटम के बीच में, उसे आप सिंगल लाइन से दिखा दोगे। अगर आपको डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करना है दो एटम के बीच में, उसे आप डबल लाइन से दिखा दोगे। अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड शो करना है दो एटम्स के बीच में, उसे आप ट्रिपल लाइन से दिखा दोगे। ठीक है।
तो सिंगल बॉन्ड को दिखा देंगे सिंगल लाइन से, डबल बॉन्ड को दिखा देंगे डबल लाइन से, ट्रिपल बॉन्ड को दिखा देंगे ट्रिपल लाइन से। यहाँ पे हम कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी हम बॉन्ड लाइन नोटेशन या बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करते। और यहाँ पे हम सभी एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन को छोड़ के। ठीक है, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अब सबसे पहले आपके मन में आएगा कि बॉन्ड लाइन नोटेशन या फिर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला की ज़रूरत क्या पड़ी, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे। अगर हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या बॉन्ड लाइन नोटेशन का इस्तेमाल ना करें तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। देखो होता क्या है ना, जब आप हायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से डील करना पड़ता है। ठीक है, तो जब आपके सामने स्ट्रक्चर्स कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे तो अगर आप वहाँ पे नॉर्मली स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करोगे जहाँ पे आप सभी एटम्स को रिप्रेजेंट करोगे, सभी बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करोगे, वो बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में या फिर कह सकते हो हायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर को दिखाना, जहाँ पे आप कार्बन को, हाइड्रोजन को या फिर जो भी एलिमेंट उस कंपाउंड में प्रेजेंट है सबको आप दिखाओगे, ये बहुत ही एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे सिचुएशंस में हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या बॉन्ड लाइन नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को बहुत ही आसानी से बहुत ही कम टाइम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हमारे हायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो इनफैक्ट आप जब भी हायर लेवल पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, चाहे वो बीएससी हो चाहे वो एमएससी हो, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, आप वहाँ पे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या बॉन्ड लाइन नोटेशन से दिखाओगे। ठीक है, तो ये हमें रूल्स भी समझ आ गए, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। राइट, तो हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। देखो अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स के बारे में बात करूँ, सबसे पहला एग्जाम्पल जो हमारे पास आएगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल गिवन है, आपको इसके करस्पॉन्डिंग बॉन्ड लाइन नोटेशन या बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करोगे नंबर ऑफ कार्बन एटम। मुझे दिख रहा है कि ये जो हमारे पास पर्टिकुलर मॉलिक्यूल गिवन है, यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन एटम है, तो मुझे कार्बन एटम को डॉट से दिखाना है। राइट, तो मुझे कार्बन एटम को डॉट से दिखाना है, तो मैं यहाँ पे 3 डॉट दिखाऊंगा। अब देखो यहाँ पे ना हमारे पास 2 टाइप के रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है, क्या कि या तो मैं 3 डॉट को, जो हमारे 3 कार्बन एटम है, उन्हें मैं सेम लाइन में दिखाऊं या उन्हें मैं जिगजैग फैशन में दिखाऊं। ठीक है, तो हमें समझ आ गया, हमने यहाँ पे कार्बन एटम को दिखा दिया डॉट से। आपको हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने का जरूरत नहीं है, आपको कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है उसे भी रिप्रेजेंट करने का जरूरत नहीं है। आप समझ पा रहे हो, ये जो आपके पास गिवन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे आपके पास 2 टाइप के बॉन्ड्स है, एक आपका कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, एक आपका कार्बन एंड कार्बन के बीच में बॉन्ड है। लेकिन हमने बात कर लिया कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में या फिर बॉन्ड लाइन नोटेशन में हमें कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग करूँ 1 2 3, तो हमें दिख रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन के बीच में हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, तो हम यहाँ पे सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली मुझे दिख रहा है सेकंड एंड थर्ड कार्बन के बीच में हमारे पास अगेन सिंगल बॉन्ड है, इसे मैं वापस से सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, अब देखो जैसा मैंने ऊपर किया वैसा ही मैं नीचे भी करूंगा। कैसे कि ये फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसे मैं सिंगल लाइन से दिखाऊंगा। सेकंड एंड थर्ड कार्बन के बीच में वापस से सिंगल बॉन्ड है, इसे वापस से सिंगल लाइन से दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने इस मॉलिक्यूल के 2 बॉन्ड लाइन नोटेशन ड्रॉ किए, इनमें से कौन सा ज्यादा सही माना जाएगा, कौन सा गलत माना जाएगा। ठीक है, देखो ऊपर वाले को हम नहीं कंसिडर करेंगे और नीचे वाले को हम कंसिडर करेंगे। आप बोलोगे ऐसा क्यों, देखो इसके पीछे रीजन है, समझो। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो यहाँ पे हम कार्बन को डॉट से दिखा रहे हैं। अभी क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो कार्बन को डॉट से दिखा रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर क्या होता है, हम कार्बन को ऐसे स्पेशली डॉट से नहीं दिखाते हैं। समझ पा रहे हो,
जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप कार्बन को ऐसे स्पेशली डॉट से रिप्रेजेंट नहीं करोगे। तो उस केस में क्या होगा कि अगर आपके पास 2 से ज़्यादा कार्बन है कंपाउंड में, अगर आपके पास 2 से ज़्यादा कार्बन है कंपाउंड में और अगर आप उन्हें एक स्ट्रेट लाइन में प्लेस करते हो, अगर आपके पास 2 से ज़्यादा कार्बन है कंपाउंड में और अगर आप उन्हें एक स्ट्रेट लाइन में प्लेस करते हो तो लॉन्ग टर्म में ये बताना मुश्किल हो जाता है कि आपके पास कितने कार्बन प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर कंपाउंड में। क्या मतलब हुआ, ठीक है। जैसे लॉन्ग टर्म में क्या करेंगे, ये जो मैंने ऊपर वाला स्ट्रक्चर बनाया है आपके सामने, लॉन्ग टर्म में क्या करेंगे, इसे हम ऐसे बना देंगे। अब अगर मैंने ऐसे बना दिया तो हमें नहीं समझ आ रहा है, हमें क्या नहीं समझ आ रहा, इसमें हमारे पास 2 कार्बन है या फिर 3 कार्बन है या फिर 4 कार्बन है या फिर 5 कार्बन है, मुझे नहीं समझ आ रहा, ठीक है। नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे दिखा दूं तो क्या आपको समझ आ रहा है? देखो आप एक चीज नोटिस करो, ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है यहाँ पे दोनों, मैंने दोनों में कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट नहीं किया है, मैंने दोनों ही स्ट्रक्चर में कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट नहीं किया है। फिर भी ऊपर वाले स्ट्रक्चर में आप नहीं बता पा रहे हो कितने कार्बन है, लेकिन नीचे वाले स्ट्रक्चर में आप बता पा रहे हो कितने कार्बन है। कैसे बता पा रहे हो? देखो, जो भी आपके पास एजेस है, जैसे ये एक एज है, ये भी एक एज है, ये भी एक एज है, तो उतने आपके पास कार्बन है, मतलब यहाँ पे 3 कार्बन है। समझ आ रहा है? तो हम बता पा रहे हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है, जब आपके पास 2 से ज़्यादा कार्बन होंगे तो आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन को जिगजैग वे में रिप्रेजेंट करना है। जब आपके पास 2 से ज़्यादा कार्बन होंगे तो आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन को जिगजैग वे में दिखाना है, ठीक है, उससे आसान पड़ेगा। समझ आ गया? तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे बताना मुश्किल है कितने कार्बन है, इसको फॉलो नहीं करेंगे, इसको फॉलो करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ इस मॉलिक्यूल का जो करेक्ट बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा आपके पास, वो ये हो जाएगा, ठीक है। ये हमें पहला एग्जाम्पल समझ आ गया। मानो मैं सेकंड एग्जाम्पल की बात करता हूँ कि हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, आपको इसके करस्पॉन्डिंग बॉन्ड लाइन नोटेशन ड्रॉ करना है। कैसे करोगे? देखो अगेन यहाँ पे वही लॉजिक, सबसे पहली बात आपको समझ आनी चाहिए कि यहाँ पे आप हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करोगे इसमें बॉन्ड लाइन नोटेशन में। दूसरी बात, आप कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसे भी आप नहीं दिखाओगे बॉन्ड लाइन नोटेशन में। तो अभी के लिए क्या आएगा, हमारे पास बॉन्ड लाइन नोटेशन में कार्बन का रिप्रेजेंटेशन आएगा और साथ में हमारे पास क्या आएगा, साथ में हमारे पास कार्बन एंड कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन एटम है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 3 डॉट बना लूंगा जो कि आपके कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत बढ़िया। अगर मैं नंबरिंग कर देता हूँ जी, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखो, सेकेंड एंड थर्ड कार्बन के बीच में यहाँ पे हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, उसे मैं सिंगल लाइन से दिखाऊंगा। फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन के बीच में हमारे पास डबल बॉन्ड है, उसे मैं डबल लाइन से दिखाऊंगा। बाकी कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को आप रिप्रेजेंट नहीं करते हो। तो इस मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग आपके पास जो बॉन्ड लाइन नोटेशन हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं। जैसे कि मानो आपके पास कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है, अब आपको इसके करस्पॉन्डिंग बॉन्ड लाइन नोटेशन ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे? देखो हमने बात किया था कि कार्बन को दिखाएंगे डॉट से, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन को दिखाने का ज़रूरत नहीं है, ये भी समझ आ रहा है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं दिखाना है, ठीक है, हमें सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को दिखाना है। तो आपको दिख रहा है, अगर नंबरिंग करें 1 2 3, तो आपके पास कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसे दिखाएंगे सिंगल लाइन से। कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अगेन इसे रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल लाइन से। कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 1 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अगेन इसे रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल लाइन से, ठीक है। ये हमें समझ आ गया। तो ये आपके पास इस मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग बॉन्ड लाइन नोटेशन या बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया। जैसे ही कुछ और केस की बात करते हैं, आपके पास ऐसा कुछ हो, CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड अगेन बॉन्डेड विद CH2। तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो पहले नंबरिंग कर लो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या करोगे, कार्बन को डॉट से दिखाओ,
आपको पता है हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट नहीं करते। आपको दिख रहा है कार्बन नंबर 1 एंड 2 के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल लाइन आएगा। कार्बन नंबर 2 एंड 3 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल लाइन आएगा। एंड कार्बन नंबर 3 एंड 1 के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल लाइन आएगा। तो ये आपके पास इस मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग बॉन्ड लाइन नोटेशन हो जाएगा। ठीक है, कुछ और केस की बात करते हैं। मैंने चैट सेक्शन नहीं देखा है अब तक एक बार भी, है ना, परेशान मत हो, मैं 3 बजे एक बार चैट सेक्शन देख लूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मुझे लग रहा है क्लास हो रही है लेकिन क्लास हो ही नहीं रही है या आवाज़ नहीं आ रहा आप तक। लेकिन होपफुली ये सब इशू अभी नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो ये हमें समझ आ गया। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करेंगे, राइट। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करते हैं। मानो हमारे पास ऐसा कुछ मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल गिवन है। आपको इसके करस्पॉन्डिंग बॉन्ड लाइन नोटेशन ड्रॉ करना है। क्या करोगे, कार्बन को दिखाओगे डॉट से, ठीक है, नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, कार्बन नंबर 1 एंड 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल लाइन से दिखाएंगे। कार्बन नंबर 2 एंड 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो डबल लाइन से दिखाएंगे। कार्बन नंबर 3 एंड 4 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल लाइन से दिखाएंगे। कार्बन नंबर 4 एंड 5 के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल लाइन से दिखाएंगे। कार्बन नंबर 5 एंड 6 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल लाइन से दिखाएंगे। कार्बन नंबर 1 एंड 6 के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल लाइन से दिखाएंगे, राइट। ठीक है, तो ये आपके पास बॉन्ड लाइन नोटेशन या बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये बहुत ही फेमस कंपाउंड होता है, इसका नाम होता है बेंजीन। ठीक है, तो ये जो आपके पास बना है इसका नाम होता है बेंजीन। ये आपने जूनियर क्लास में देखा भी होगा, राइट। जैसे नंबर 6 की बात करते हैं। जैसे कि आपके पास है CH3 ग्रुप, देन यहाँ पे CH, CH3 एंड CH3। अगर आपको इसके करस्पॉन्डिंग बॉन्ड लाइन नोटेशन ड्रॉ करना है, क्या करोगे, कार्बन आइटम को डॉट से दिखाओगे। आपको पता है हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे और कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को भी नहीं दिखाएंगे, तो आपको यहाँ पे मेनली कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को दिखाना है। ठीक है, तो देखो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। कार्बन नंबर 1 एंड 2 के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। कार्बन नंबर 2 एंड 3 के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। कार्बन नंबर 2 एंड 4 के बीच में अगेन सिंगल बॉन्ड है, सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो मैं यहाँ पे नंबरिंग कर रहा हूँ रैंडम नंबरिंग कर रहा हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ। ऐसा मत सोचना ये आपका IUPAC के अकॉर्डिंग नंबरिंग है, ऐसा नहीं है, ये मैं आपका रैंडम नंबरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा मानो अगर हमारे पास अगर कंपाउंड में हेटेरो एटम हो तब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये हेटेरो एटम का मतलब क्या होता है। देखो हेटेरो एटम का मतलब वो क्या होता है, अगर मैं आपको आसान वे में समझाऊं, इसका मतलब होता है एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहने का मतलब क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी एटम हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं उन्हें मैं हेटेरो एटम के कैटेगरी में रखता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, सल्फर हो सकता है, हैलोजन हो सकता है। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे हैलोजन के लिए X लिखा, इसका मतलब उसके अंदर क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब अपने आप कवर हो गए। ठीक है, ये हमें समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं नंबर 7 की बात करता हूँ,
ठीक है, फॉर एग्जांपल मानो हमारे पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? आपको पता है, सबसे पहली बात हम यहाँ पे हाइड्रोजन को नहीं दिखाएंगे, कार्बन को डॉट से दिखाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को नहीं दिखाएंगे, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को दिखाएंगे। इसको 1 बोलेंगे, 2 बोलेंगे, तो कार्बन नंबर 1 एंड 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल लाइन दिखाएंगे। अब देखो रूल ये बोलता है कि आपको हाइड्रोजन को नहीं दिखाना है, लेकिन ऑक्सीजन को तो आप दिखाओगे, ऑक्सीजन को तो आप दिखाओगे, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान से देखो, आपके पास सेकंड वाला कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है विद ऑक्सीजन, क्योंकि सेकंड वाला कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है विद ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आप डबल लाइन दिखाओगे। समझ आ रहा है? देखो आपको समझ आया मैंने यहाँ पे क्या किया, वापस समझाता हूँ आपको। देखो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करना होता है, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं किया। दूसरी बात देखो, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितने भी एटम है सबको दिखाना होता है। कार्बन को डॉट से दिखाते हैं, हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं, बाकी सभी एटम को दिखाना होता है। तो मैंने ऑक्सीजन को दिखाया, और डबल बॉन्ड को दिखाता है डबल लाइन से, तो मैंने ड्रॉ कर दिया। तो इस मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। नंबर 8 की बात करते हैं। जैसे मानो आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3, ठीक है। ये आपके पास कंपाउंड है, राइट। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको इसके करस्पॉन्डिंग बॉन्ड लाइन नोटेशन ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे? देखो वही रूल, कार्बन को दिखाएंगे डॉट से, हाइड्रोजन को नहीं दिखाएंगे, और ऑक्सीजन को दिखाएंगे। तो देखो कार्बन को डॉट से दिखाएंगे, मैं दिखा दे रहा हूँ, ऑक्सीजन को दिखा देंगे, हाइड्रोजन को नहीं दिखाएंगे, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अगेन यहाँ पे सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अगेन यहाँ पे सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अगेन यहाँ पे सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखो कार्बन नंबर 2 एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। कार्बन नंबर 4 एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपके पास इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया, ठीक है। यहाँ तक की बात हमें समझ आ रही है। नंबर 9 की बात करते हैं। मानो कुछ ऐसा केस है, यहाँ पे हमारे पास C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे हमारे पास CH2 है, CH2 है, CH2 है, ठीक है। इसे आपको ड्रॉ करना है बॉन्ड लाइन नोटेशन में। तो कैसे करेंगे? देखो सिंपल सा बात है, कार्बन को दिखाएंगे डॉट से, और आप यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को एज इट इज ड्रॉ कर दोगे, राइट। आपको समझ आ रहा है मैंने क्या किया? देखो अगर नंबरिंग करूँ मैं, देखो कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड था, सिंगल लाइन से दिखाया। कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड था, सिंगल लाइन से दिखाया। कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4 के बीच में सिंगल बॉन्ड था, सिंगल लाइन से दिखाया। कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 1 के बीच में सिंगल बॉन्ड था, सिंगल लाइन से दिखाया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसे आप डबल लाइन से दिखाओगे, तो ये आपके पास इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड लाइन नोटेशन आ जाएगा, ठीक है। ये हमें समझ आ गया। हम यहाँ पे कुछ और केस की बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे नंबर 10 की बात करता हूँ, यहाँ पे CH है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH है, यहाँ पे सल्फर मान लो, या 11 की बात करता हूँ, राइट, सच दैट यहाँ पे CH2 है,
यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH, ठीक है, यहाँ पे भी CH, डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो आप एक बार इन दोनों के करस्पॉन्डिंग बॉन्ड लाइन नोटेशन ड्रॉ करो। तब तक मैं एक बार चैट सेक्शन को देख लेता हूँ कि आपका सेशन सही से काम तो कर रहा है। ठीक है, क्लास सही काम कर रहा है। चलो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। कार्बन को आपको डॉट से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, ठीक है, ये समझ आ रहा है हमें। अब देखो सल्फर है ना, तो मैंने क्या कहा कि देखो कार्बन एंड हाइड्रोजन छोड़ के आपके पास कोई भी एटम हो, कार्बन एंड हाइड्रोजन छोड़ के आपके पास कोई भी एटम हो, आपको उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, नंबरिंग अगर मैं करूँगा 1 2 3 4 5, राइट, तो आप क्या देखोगे, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, इसे मैं डबल लाइन से दिखाऊंगा। उसके बाद देखो क्या होगा, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5 के बीच में डबल बॉन्ड है, इसे मैं डबल लाइन से दिखाऊंगा, ठीक है। कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसे मैं सिंगल लाइन से दिखाऊंगा। सल्फर और कार्बन नंबर 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल लाइन से दिखाऊंगा। सल्फर एंड कार्बन नंबर 4 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल लाइन से दिखाऊंगा, ठीक है। ये आपको समझ आ रहा है। वही बेसिक रूल आपको क्लियर हो होंगे क्या, कि आपको हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करना है, आपको कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसे भी रिप्रेजेंट नहीं करना है, ठीक है। ये आपको समझ आ रहा है। सेम यहाँ पे करेंगे, कार्बन को डॉट से दिखा देंगे, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करना है, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करना होता है ना, कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट नहीं करना होता है, ठीक है, ये समझ आ रहा है। तो मेनली आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होता है कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को, या फिर कार्बन अगर कोई और एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, तो आपको उसे भी रिप्रेजेंट करना होता है। अगर वहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाता है सिंगल लाइन से दिखाते हैं, डबल बॉन्ड बनाता है डबल लाइन से दिखाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है ट्रिपल लाइन से दिखाते हैं। ये हमें समझ आ गया। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है सिंगल लाइन से दिखाएंगे, अगेन सिंगल बॉन्ड है सिंगल लाइन से दिखाएंगे, सिंगल बॉन्ड है सिंगल लाइन से दिखाएंगे, देन सिंगल बॉन्ड है सिंगल लाइन से दिखाएंगे, यहाँ सिंगल बॉन्ड है सिंगल लाइन से दिखाएंगे, डबल बॉन्ड है डबल लाइन से दिखाएंगे, सिंगल बॉन्ड है सिंगल लाइन से दिखाएंगे, डबल बॉन्ड है डबल लाइन से दिखाएंगे, सिंगल बॉन्ड है सिंगल लाइन से दिखाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का भी बॉन्ड लाइन नोटेशन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अब तक हमने क्या सीखा, हमने यहाँ पे बॉन्ड लाइन नोटेशन ड्रॉ करना सीख लिया, हमने यहाँ पे बॉन्ड लाइन नोटेशन ड्रॉ करना सीख लिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं, क्या, देखो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेशन के बारे में, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेशन के बारे में। अब देखो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, ध्यान से देखो कि यहाँ पे देखो हमारे पास 3 केस होते हैं। पहला केस हमारे पास होता है सिंगल बॉन्ड, मतलब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ए एंड बी के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। दूसरा केस क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड, मतलब कि आपके पास ए एंड बी के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तीसरा केस क्या हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड,
मतलब कि आपके पास ए एंड बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट। ये हमें समझ आना चाहिए। यहाँ पे ए एंड बी क्या है, ए एंड बी हमारा कोई भी एटम हो सकता है इन जनरल, ठीक है। मतलब क्योंकि हम यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो आप मानो कि आपका ए एंड बी कार्बन ही होगा, राइट। ठीक है, ये हमें समझ आ गया। अब हमारे पास क्या होता है कि जब आपके पास ए एंड बी के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो जब भी कोई दो एटम के बीच में पहला टाइप का बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। जब भी कोई दो एटम्स के बीच में पहला टाइप का बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे आपको जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है उसमें जो आपके पास ए एंड बी के बीच में जो बॉन्ड अवेलेबल है वो कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। मतलब यहाँ पे आपका नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा, 1। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा, 0। अब जब मैं डबल बॉन्ड की बात करता हूँ, एक तो हमने बात कर ली कि जब भी हमारे पास दो एटम के बीच में जो सबसे पहले टाइप का बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। जब भी हमारे पास दो एटम के बीच में सबसे पहले टाइप का बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। और उसके बाद जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड में सबसे पहला जो हमारे पास बॉन्ड बना होगा ए एंड बी के बीच में उसे बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद जो हमारे पास बॉन्ड बना होगा उसे बोलेंगे पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा, 1। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा, 1। बहुत बढ़िया। अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करूंगा तो जो बॉन्ड हमारे पास ए एंड बी के बीच में सबसे पहले बना होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। इसका मतलब ये हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा, पहले वाला बॉन्ड, और बाकी दोनों बॉन्ड हमारे पास पाई बॉन्ड होंगे। तो यहाँ पे आपके पास सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1, एंड पाई बॉन्ड कितना है, 2। ये हमें समझ आ गया। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास जितने भी हमने बॉन्ड लाइन नोटेशन ड्रॉ किए, क्या आप मुझे सब में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन बता सकते हो? हाँ जी, बिल्कुल बता सकते हैं। क्या मतलब हुआ, जैसे कि बहुत ध्यान से देखो, हम चालू करते हैं अगेन यहाँ से, ठीक है। तो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड है एंड कितने पाई बॉन्ड है, राइट। कैसे बताएंगे? अब देखो, मैं चाहता हूं ना कि आप मुझे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड मॉलिक्यूल के बॉन्ड लाइन नोटेशन को देख के बताओ। मैं क्या चाहता हूं, आप मुझे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड मॉलिक्यूल के बॉन्ड लाइन नोटेशन को देख के बताओ। जैसे ये जो हमारा मॉलिक्यूल है इसका हमारे पास बॉन्ड लाइन नोटेशन ये कंपाउंड है, राइट। तो आप इसको देख के मुझे यहाँ पे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन करके बताओगे। अब होता क्या है ना, जब हम इस मॉलिक्यूल को देखते हैं तो ऊपर ऊपर से हमें देखने में लगता है कि जी यहाँ पे देखो, ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है। तो हमें लगता है कि ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है इसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है वो 2 है और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हमारे पास 0 है। ऐसा हमें यहाँ पे देखने में लगता है, जो कि गलत होता है। क्यों? आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि जब हम यहाँ पे बॉन्ड लाइन नोटेशन की बात करते हैं तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। लेकिन रिप्रेजेंट नहीं करने का मतलब ये नहीं होता कि कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। बात को समझो ध्यान से कि बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन असलियत में तो वो है। तो यहाँ पे जब हम सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन करेंगे तो हमें यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को भी कंसिडर करना पड़ेगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन से कार्बन के पास कितना कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है ना, ये मुझे कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग करना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग करना चाहूँ तो ये 1, ये 2, ये 3। अब मुझे कैसे पता चलेगा फर्स्ट वाले कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं? तो इसका लॉजिक क्या है, देखो कि कार्बन आपका 4 बॉन्ड बनाता है क्योंकि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो कार्बन आपका 4 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट वाले कार्बन की बात करो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फर्स्ट वाले कार्बन ने ऑलरेडी एक कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया है सेकंड वाले कार्बन के साथ। तो जो फर्स्ट वाले कार्बन के बचे हुए 3 बॉन्ड्स होंगे उसमें कौन होगा? उसमें हाइड्रोजन होगा। समझ आ रहा है? मतलब जो भी आपका फ्री वैलेंसी कह लो या फ्री बॉन्ड कह लो, वहाँ पे आपको हाइड्रोजन को कंसिडर करना है। सिमिलरली अगर मैं सेकंड वाले कार्बन की बात करूँ, मुझे यहाँ पे दिख रहा है सेकंड वाले कार्बन ने 2 कोवलेंट बॉन्ड में
कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि देखो जो आपका सेकंड वाला कार्बन है उसने फर्स्ट वाले कार्बन के साथ भी कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, उसने थर्ड वाले कार्बन के साथ भी कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। वो आपका मैक्सिमम 4 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, उसमें उसने 2 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ऑलरेडी कर लिया है, तो उसके पास 2 कोवलेंट बॉन्ड बचे हैं जो कि उसने पक्का से हाइड्रोजन के साथ बनाए होंगे, जो हमें यहाँ पे नहीं दिख रहे। अगर मैं थर्ड वाले कार्बन की बात करता हूँ तो थर्ड वाले कार्बन मुझे क्या दिख रहा है कि देखो यहाँ पे आपका एक वैलेंसी यूज़ हुआ है, एक बॉन्ड यूज़ हुआ है विथ कार्बन, है ना। थर्ड वाले कार्बन ने अपना एक वैलेंसी यूज़ किया है इन बॉन्ड फॉर्मेशन विथ सेकेंड कार्बन। तो आपको पता है कि थर्ड वाला कार्बन मैक्सिमम 4 वैलेंसी रख सकता है, मैक्सिमम 4 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, जिसमें उसने एक बॉन्ड का ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया, तो इसके पास 3 बॉन्ड्स का परमिशन अभी है ना। कहने का मतलब क्या है, इसके पास 3 बॉन्ड्स अवेलेबल है जहाँ पे पक्का से क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है। इन शॉर्ट क्या करना है आपको, जो भी आपका फ्री वैलेंसी होगा वहाँ पे हाइड्रोजन होगा, जो भी आपका फ्री वैलेंसी होगा वहाँ पे हाइड्रोजन होगा। तो आपको पता है कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड मतलब आपका सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये भी बॉन्ड सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, सिग्मा सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये सब सिग्मा, ठीक है। तो असलियत में यहाँ पे इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे असलियत में आपके पास क्या है, असलियत में यहाँ पे आपके पास 10 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये वाला बॉन्ड नोटेशन दे के बोलूँ, मुझे बताओ कि आपके पास यहाँ पे कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है। सबसे पहले क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को नहीं दिखाते हैं, लेकिन रियलिटी में हमारे पास मॉलिक्यूल में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को शो करना पड़ेगा। लॉजिक क्या है कि जो आपका फ्री वैलेंसी होगा वहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग कर दूँ 1 2 3, तो देखो फर्स्ट वाला कार्बन ने एक वैलेंसी का इस्तेमाल किया, इसके पास 3 वैलेंसी बची हुई है, तो वो 3 वैलेंसी में कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। सेकंड वाले कार्बन ने 3 वैलेंसी का इस्तेमाल किया, कैसे, क्योंकि देखो सेकंड वाला कार्बन फर्स्ट वाले कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है और सेकंड वाला कार्बन थर्ड वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इसके पास एक वैलेंसी फ्री बचा हुआ है जहाँ पे हाइड्रोजन होगा। अगर मैं थर्ड वाले कार्बन की बात करता हूँ, इसने 2 वैलेंसी का इस्तेमाल किया, इसके पास 2 फ्री वैलेंसी अवेलेबल है जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको पता है, देखो जहाँ भी सिंगल बॉन्ड होगा, मैंने आपको बोला ना, जहाँ भी सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ केवल सिग्मा बॉन्ड होगा, क्योंकि जो पाई बॉन्ड है वो या तो डबल बॉन्ड में मिलेगा या तो ट्रिपल बॉन्ड में मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है वो सब सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। अब देखो डबल बॉन्ड में क्या होगा, जिन 2 एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसमें पहला बॉन्ड सिग्मा होगा, दूसरा बॉन्ड पाई होगा। तो काउंट कर लो कितने सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना आप, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अगेन, देखो इंपॉर्टेंट है आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन से सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन आना चाहिए। बहुत बार ना आप मानोगे नहीं, मेंस में एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि बॉन्ड लाइन नोटेशन देके आपको बोल देते हैं कि जी आप बताओ इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, लेकिन बच्चे उसमें भी गलती कर देते हैं, ठीक है। जल्दबाजी के चक्कर में वो नहीं करना है हम लोग को, राइट। देखो नंबरिंग करेंगे तो ये 1 ये 2 ये 3। अब देखो जो आपके पास फर्स्ट वाला कार्बन है ना, जो आपके पास फर्स्ट वाला कार्बन है उसने 2 वैलेंसी का यूज़ किया, उसके पास 2 वैलेंसी फ्री है जिसमें हाइड्रोजन होगा। सेकंड वाले कार्बन की बात करूँ, इसने अगेन 2 वैलेंसी का यूज़ किया, इसके पास 2 वैलेंसी फ्री होगा जिसमें हाइड्रोजन होगा। थर्ड वाले कार्बन ने 2 वैलेंसी का यूज़ किया है, 2 वैलेंसी फ्री है, उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आपको सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड को आइडेंटिफाई करना है। तो आपको पता है जितने भी सिंगल बॉन्ड है आपके पास सब किस में आएंगे, सब आपके पास सिग्मा बॉन्ड के कैटेगरी में आ जाएंगे, राइट। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, काउंट कर लो, 2 4 6 8, ठीक है, 9। तो आपके पास यहाँ पे 9 सिग्मा बॉन्ड है, 0 पाई बॉन्ड है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा, देखो तो नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। जो आपका फर्स्ट वाला कार्बन है उसने
दो वैलेंसी का इस्तेमाल किया, इसके पास दो वैलेंसी फ्री है जिसमें पक्का से हाइड्रोजन होगा। जो सेकंड वाला कार्बन है उसने तीन वैलेंसी का इस्तेमाल किया, एक वैलेंसी फ्री है उसमें हाइड्रोजन होगा। थर्ड वाले कार्बन ने तीन वैलेंसी का इस्तेमाल किया, इसके पास एक वैलेंसी फ्री है, इसमें हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब आप देख लो कितने आपके पास सिग्मा बॉन्ड है। ये बॉन्ड सिग्मा है, राइट। और आपको पता है जब दो एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड होता है और सिग्मा बॉन्ड होता है, कहने का मतलब क्या है, जब दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, दूसरा बॉन्ड पाई होता है। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है काउंट कर लो। तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो आपके पास यहाँ पे 7 सिग्मा बॉन्ड है एंड 1 पाई बॉन्ड है। बहुत बढ़िया, ये हमें समझ आ गया, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन मुझे क्या करना है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन करना है। अगेन मैं क्या करूँगा, नंबरिंग करूँगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो, आप यहाँ पे कोई भी कार्बन को ले लो, टोटल आपके पास 6 कार्बन है। आप कोई भी कार्बन को कंसिडर करो, हर एक कार्बन ने अपना 3 वैलेंसी का इस्तेमाल कर लिया है। हर एक कार्बन के पास एक फ्री वैलेंसी है जिसमें पक्का से हाइड्रोजन होगा। जैसे अगर मैं कार्बन नंबर 1 की बात करता हूँ तो ये सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है विद कार्बन नंबर 2 एंड ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है विद कार्बन नंबर 6। तो इसके पास फ्री वैलेंसी है, उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कार्बन नंबर 2 की बात करूँ तो ये सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है विद कार्बन नंबर 1 एंड डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है विद कार्बन नंबर 3। तो इसके पास भी एक वैलेंसी फ्री होगा जिसमें हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे सभी कार्बन के पास एक वैलेंसी फ्री है जिसमें हाइड्रोजन आपके पास होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन देख के समझ आना चाहिए कहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल है, कहाँ पे नहीं है। ये आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन देख के समझना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन देख कर समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में ये जो आपको ऑरेंज वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है वो नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म में क्या होगा, हम ज़्यादातर बॉन्ड लाइन नोटेशन का इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन आना चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, ओके। और देखो आपको पता है जब दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है तो पहला बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा होता है। ठीक है, तो काउंट कर लो कितने सिग्मा बॉन्ड है। देखो काउंट करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे आपके पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 12। पाई बॉन्ड कितने हैं, देखो पाई बॉन्ड आपको सिंपली दिख रहा है कि जब दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है, पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, दूसरा बॉन्ड पाई होता है। तो आपको दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, देखो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। अगर मैं फर्स्ट वाले कार्बन की बात करूँ, इसके पास 3 वैलेंसी फ्री है जिसमें क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, राइट। अगर मैं सेकंड वाले कार्बन की बात करूँ, उसमें एक ही वैलेंसी फ्री है, इसमें हाइड्रोजन होगा। अच्छा, मुझे कैसे पता सेकंड वाले कार्बन में एक ही वैलेंसी फ्री है, क्योंकि वहाँ पे 3 वैलेंसी यूज्ड है और टोटल 4 वैलेंसी होगी, क्योंकि कार्बन है तो एक वैलेंसी फ्री है। सिमिलरली थर्ड वाले कार्बन में 3 वैलेंसी फ्री है, वहाँ पे हाइड्रोजन होगा। फोर्थ वाले कार्बन में 3 वैलेंसी फ्री है, वहाँ पे हाइड्रोजन होगा। ठीक है, कुछ नहीं, आपको सिंपली सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। जहाँ भी सिंगल बॉन्ड दिखे वो सब क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, राइट। तो कितना सिग्मा बॉन्ड आपके पास आ जाएगा, देखो देखो यहाँ पे 3 + 3 6 + 3 9 + 1 10 10 + 3 13। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने आ जाएंगे, 13। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, ये समझ आ गया। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो देखो ये जो आपका कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन का देखो एक वैलेंसी फ्री है, वहाँ पे हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन का देखो 3 वैलेंसी फ्री है, वहाँ पे हाइड्रोजन होगा। अब आपको यहाँ पे सिंपली सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को आइडेंटिफाई करना है। तो ये सब आपका सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है।
तो कितना सिग्मा बॉन्ड आ गया, 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6, कितना पाई बॉन्ड आ गया 1। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा, राइट। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो अगर मैं इस कार्बन की बात करूँगा तो इसका एक वैलेंसी यूज्ड है, मतलब यहाँ पे 3 वैलेंसी फ्री है। अगर मैं इस कार्बन का बात करूँगा 2 वैलेंसी यूज्ड है, 2 वैलेंसी फ्री है। इस कार्बन का बात करूँगा 1 वैलेंसी यूज्ड है, 3 वैलेंसी फ्री है। ठीक है, बाकी ये वाला कार्बन का चारों वैलेंसी यूज्ड है, ये वाले कार्बन का चारों वैलेंसी यूज्ड है। तो आपके पास देखो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे, ये सिग्मा, ठीक है। और देखो जहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड है वहाँ पे पहला बॉन्ड सिग्मा होगा, दूसरा बॉन्ड पाई होगा। तो कितने सिग्मा बॉन्ड आ गए यहाँ पे आपके पास, काउंट कर लेते हैं, 3 2 5 3 8 9 10 11 12 13 14 सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड कितने आ गए, 2 आपके पास पाई बॉन्ड आ गए। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो देखो ये कार्बन है आपके पास, 2 वैलेंसी यूज्ड है, 2 वैलेंसी फ्री है, वहाँ पे हाइड्रोजन होगा। ये कार्बन है आपके पास, 2 वैलेंसी यूज्ड है, 2 वैलेंसी फ्री है, वहाँ पे हाइड्रोजन होगा। ये कार्बन है आपके पास, 2 वैलेंसी यूज्ड है, 2 वैलेंसी फ्री है, वहाँ पे हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अब देखो जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ पे सभी बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होंगे, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, काउंट कर लो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2 + 2 4 + 2 6। ठीक है, 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10, 10 + 1 11, सिग्मा बॉन्ड 11 हो जाएगा, पाई बॉन्ड 1 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे अगर हम देखेंगे देखो तो ये हमारे पास कार्बन है ना, कलर चेंज कर लेते हैं। ये कार्बन है, देखो इसका आपके पास एक वैलेंसी फ्री है, तो इसके पास एक हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन का भी एक वैलेंसी फ्री एक हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन का भी एक वैलेंसी फ्री एक हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन का भी एक वैलेंसी फ्री एक हाइड्रोजन होगा। मुझे कैसे पता कार्बन का एक वैलेंसी फ्री है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है सल्फर के साथ बना रहा है सिंगल बॉन्ड, एंड कार्बन के साथ बना रहा है डबल बॉन्ड, तो उसका 3 वैलेंसी यूज्ड है, एक वैलेंसी फ्री है, वहाँ पे हाइड्रोजन होगा। ठीक है, बस सिंपली यहाँ पे काउंट कर लो, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई। कितने सिग्मा बॉन्ड है काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ गलती कर रहा हूँ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 होगा टोटल ना, हाँ 3 2 5 5 4 9। ठीक है, 9 आपके पास सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड कितना है, 2 है। चेक कर लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो तो, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे आप लोग कैसे करते हैं, राइट। यहाँ देखो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका कार्बन है, देखो यहाँ पे आपका 2 वैलेंसी यूज्ड है, 2 वैलेंसी फ्री है, वहाँ पे हाइड्रोजन होगा। ये कार्बन है, इसका 2 वैलेंसी यूज्ड है, 2 वैलेंसी फ्री है, वहाँ पे हाइड्रोजन होगा। ये कार्बन है, इसका 3 वैलेंसी यूज्ड है, 1 वैलेंसी फ्री है, वहाँ पे हाइड्रोजन होगा। ये कार्बन है, इसका 3 वैलेंसी यूज्ड है, 1 वैलेंसी फ्री है, वहाँ पे हाइड्रोजन होगा। ठीक है, उसके अलावा देखो ये कार्बन है, इसका 3 वैलेंसी यूज्ड है, 1 वैलेंसी फ्री है, वहाँ पे हाइड्रोजन होगा। ये कार्बन है, इसका 3 वैलेंसी यूज्ड है, 1 वैलेंसी फ्री है, वहाँ पे हाइड्रोजन होगा। सेम हियर सेम हियर। ठीक है, अब आपको मेनली सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करना है, तो ये सारा बॉन्ड आपके पास सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, देखो जहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड है वहाँ पे क्या होगा, पहला बॉन्ड सिग्मा होगा, दूसरा बॉन्ड पाई होगा। ठीक है, अब काउंट कर लेते कितना, 2 + 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अगर मैंने गलती नहीं की है, सिग्मा बॉन्ड आपके पास 19 है, पाई बॉन्ड कितने है, देखो पाई बॉन्ड आपके पास यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो ये हमें समझ आ गया। ठीक है, तो अब तक हमने क्या सीखा है, अब तक के लेक्चर में हमने सीखा कि यार, हमने सबसे पहले सीखा कि हमारे पास एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस, उन्होंने प्रपोज किया था वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास बोला गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जिस्टेंस के लिए हमारे पास एक नेचुरल फोर्स का प्रेजेंस ज़रूरी है, जिसे हम वाइटल फोर्स कहते हैं।
ठीक है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या था, हमने यूरिया को एक्सीडेंटली प्रिपेयर कर लिया था लेबोरेटरी में बाय द हेल्प ऑफ पोटेशियम साइनेट एंड अमोनियम सल्फेट। तो इससे हमारे पास ये वाइटल फोर्स थ्योरी गलत प्रूव हो गया था। उसके बाद हमने बात किया कि हमारे पास कोई भी गिवन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो उसके करस्पॉन्डिंग बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे ड्रॉ करते हैं वो हमने बात किया। उसके बाद हमने बात किया कि अगर हमारे पास एक बॉन्ड लाइन नोटेशन अवेलेबल है उसमें हम सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसके बारे में बात किया। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक का बात सबको समझ आ गया होगा। अब यहाँ से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम होता है डिग्री ऑफ एटम। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उस टॉपिक को हम स्टडी करेंगे। वो आपके पास क्या होता है, डिग्री ऑफ एटम। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। हम्म, तो यहाँ पे हेडिंग डालो आप, डिग्री ऑफ एटम। देखो सबसे पहले यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, राइट। हम्म, सबसे पहले डिग्री में यहाँ पे हम बात करेंगे डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में। तो अगर आपको निकालना हो डिग्री ऑफ कार्बन, तो डिग्री ऑफ कार्बन कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो डिग्री ऑफ कार्बन सिंपली आपके पास क्या हो जाता है ना, ये आपके पास हो जाता है नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। डिग्री ऑफ कार्बन क्या हो जाता है, नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो डिग्री ऑफ कार्बन में आपके पास चार चीज़ें आएंगी। पहला आपके पास आएगा क्वाटर्नरी कार्बन। अब ये क्वाटर्नरी कार्बन का मतलब क्या होता है, क्वाटर्नरी कार्बन का मतलब होता है 4 डिग्री कार्बन। अब अगर आपके पास डिग्री ऑफ कार्बन का वैल्यू 4 है, इसका मतलब ये जो आपका कार्बन होगा ये आपका 4 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा, है ना। इसका मतलब जो आपका क्वाटर्नरी कार्बन होता है क्या करता है, इट फॉर्म्स 4 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, मतलब कि अगर आपके पास कुछ ऐसा सिचुएशन होता है तो उस केस में क्या होगा, देखो ये जो आपका कार्बन है इसका डिग्री क्या होगा, 4 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये जो आपका कार्बन है ये आपका 4 कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। इसे हम बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन या फिर इसका नाम होगा क्वाटर्नरी कार्बन। ठीक है, ये हमें समझ आ गया। ऐसे ही देखो हमारे पास क्या होगा, ऐसे ही नंबर बी पे हमारे पास आएगा टर्शियरी कार्बन। अब देखो टर्शियरी कार्बन में हमारे पास क्या होता है, टर्शियरी कार्बन हमारे पास ये हमारे पास 3 डिग्री कार्बन होता है। अब अगर आपका डिग्री ऑफ कार्बन का वैल्यू 3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका पर्टिकुलर कार्बन है ये आपका 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इट फॉर्म्स 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। जैसे मानो आपके पास कुछ ऐसा सिचुएशन है, उस केस में क्या होगा, ये जो आपका कार्बन होगा इसे हम बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। क्यों, क्योंकि ये कार्बन 3 कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ पे हम बात करेंगे पार्ट सी के बारे में जिसमें हमारे पास आ जाएगा सेकेंडरी कार्बन। अब सेकेंडरी कार्बन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 डिग्री कार्बन। इसका मतलब आपका डिग्री ऑफ कार्बन का वैल्यू अगर 2 है, इसका मतलब यहाँ पे आपका इट फॉर्म्स 2 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स।
जो आपका नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स है वो 2 है। जैसे कि मानो आपके पास कुछ ऐसा सिचुएशन है, तो ये जो आपका कार्बन है ये आपका 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे, क्या देखोगे कि जो आपका नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो 2 है, इसलिए आप यहाँ पे क्या बोलोगे, ये जो आपका पर्टिकुलर कार्बन है वो 2 डिग्री कार्बन है। ऐसे यहाँ पे आपके पास प्राइमरी कार्बन आता है, प्राइमरी कार्बन को आप कह देते हो 1 डिग्री कार्बन, है ना। देखो ये सब कुछ बेसिक बातें हैं, मुझे पता है कि बहुत बेसिक बातें हैं और काफ़ी लोगों को लग रहा होगा यार क्या ही चल रहा है यहाँ पे, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो अगर आप कोटा में जाओगे ना, कोटा में टॉप कोचिंग्स में जो टॉप बैच होता है ना, वहाँ पे सब पढ़ाते हैं यार, है ना। वहाँ पे एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं और एक अच्छे लेवल पे पढ़ाते हैं और सब कुछ पढ़ाते हैं वो, राइट। तो बेसिक भी आना चाहिए और अच्छा लेवल भी आना चाहिए, और बेसिक से धीमे धीमे आपको अच्छे लेवल पे कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना चाहिए, राइट। ये आपका करेक्ट अप्रोच होता है जो कि यूट्यूब पे जनरली नहीं होता है। तो कोई बात नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पे चैट सेक्शन नहीं देख रहा हूँ। देखो यहाँ पे अगर आपके पास डिग्री ऑफ कार्बन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो कि इट फॉर्म्स 1 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। लेकिन इसमें एक और चीज़ होता है, देखो अगर आपका नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 4 होगा, हम बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन या क्वार्टरनरी कार्बन। अगर आपका नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 3 होगा, हम बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन या टर्शरी कार्बन। अगर आपका नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 2 हुआ, हम बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन। अगर आपका नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 1 हुआ, हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन। लेकिन अगर आपका नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 0 हुआ तो क्या बोलेंगे, उस केस में हम इसे सुपर 1 डिग्री बोलते हैं या फिर इसे प्राइमरी कार्बन ही बोल देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि चाहे आपका नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 1 हो या फिर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 0 हो, दोनों ही केस में उससे बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। हालांकि बेटर होता है जब आपका नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 0 हो, उसे सुपर 1 डिग्री बोलो, लेकिन बहुत बार उसे सिंपली 1 डिग्री ही बोल देते हैं। क्या मतलब हुआ कि देखो 2 सिचुएशन है। अगर आप यहाँ पे बात करोगे इस पर्टिकुलर कार्बन के बारे में, तो ये कार्बन एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, मतलब ये 1 डिग्री कार्बन है। अगर आप इस कार्बन के बारे में बात करोगे, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 0 है, तो इसे 0 डिग्री नहीं बोलेंगे, इसे भी 1 डिग्री बोलेंगे। या बेटर है इसे सुपर 1 डिग्री बोल दो। बहुत बार इसे सुपर 1 डिग्री नहीं बोल के सिंपली 1 डिग्री बोल देते हैं, दोनों का एक ही मतलब माना जाएगा। ठीक है, ये हमें समझ आ गया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक की बात हमें समझ आ गई, हमें डिग्री ऑफ कार्बन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने यहाँ पे ठीक है एक मॉलिक्यूल को ड्रॉ करता हूँ। हाँ जी, अब आप एक काम करो, मुझे यहाँ पे हर एक कार्बन का डिग्री बताओ, राइट। तो सबसे पहले देखो कार्बन कहाँ कहाँ है, ये हमारा कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन एंड ये कार्बन, ठीक है। तो कभी भी आपको बताना हो डिग्री ऑफ कार्बन कॉन्सेप्ट क्या है, डिग्री ऑफ कार्बन इज नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अगर मैं इस कार्बन की डिग्री की बात करूं, तो अगर आपको इस कार्बन के डिग्री पे कमेंट करना है, आपको बताना पड़ेगा ये जो आपका कार्बन है ये कितने कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो इस कार्बन के लिए नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 1 है। ध्यान रखना, सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को काउंट करना है।
तो ये जो मैंने आपके सामने कार्बन को हाईलाइट किया है, इसके लिए नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 1 है। इसका मतलब ये जो आपका कार्बन होगा ये आपका 1 डिग्री कार्बन में आएगा। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो अगर मुझे इस कार्बन के डिग्री पे कमेंट करना है, मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा ये जो आपका कार्बन है ये कितने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कार्बन है ये हमारा 2 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये कार्बन हमारा 2 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। अगर मैं इस कार्बन की बात करूंगा, नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितने हैं, तो ये जो आपका कार्बन है देखो ये आपका एक ही कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना पा रहा है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इस पर्टिकुलर कार्बन के लिए 1 है, मतलब ये 1 डिग्री कार्बन है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूंगा, नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 0 है, लेकिन इसे भी हम 1 डिग्री कार्बन बोल देंगे। समझ आया? होपफुली आपको डिग्री ऑफ कार्बन कैसे निकालते हैं समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखो आपके पास यहाँ पे आता है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकलता है, ठीक है। तो नंबर 2 में बात करते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं ना, ये आपके पास हो जाएगा डिग्री ऑफ कार्बन टू विच इट इज डायरेक्टली अटैच। कहने का मतलब क्या है, आपको अगर हाइड्रोजन की डिग्री निकालनी है तो वो हाइड्रोजन जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है उस कार्बन का जो डिग्री होगा वही आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोजन माना जाएगा। क्या कहा मैंने कि अगर आपको निकालना है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इट इज द डिग्री ऑफ कार्बन, it is the degree of carbon to which hydrogen is directly attached. It is the degree of carbon to which hydrogen is directly attached। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको हाइड्रोजन का डिग्री निकालना है, सबसे पहले आप देखो कि वो जो आपका पर्टिकुलर हाइड्रोजन है वो कौन से कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। वो जो आपका हाइड्रोजन है वो कौन से कार्बन से डायरेक्टली अटैच है और उस कार्बन का डिग्री फाइंड आउट करो। जो कार्बन का डिग्री होगा वही करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन का भी डिग्री होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ आ रही है? तो ऐसे ही देखो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन भी कितने टाइप के हो जाएंगे। देखो हाइड्रोजन हमारे पास 3 टाइप के होंगे। आप बोलोगे ऐसा कैसे यार, आपने अभी बोला कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है उस कार्बन का डिग्री होगा वो हमारा डिग्री ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। आपने कहा कि डिग्री ऑफ कार्बन में 4 केस होते हैं, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन में भी 4 केस होने चाहिए, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो 4 डिग्री कार्बन तो पॉसिबल है, 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपका 4 डिग्री कार्बन होता है, देखो ध्यान से कि जो आपका 4 डिग्री कार्बन है तो उस केस में क्या होगा, कार्बन ने अपने चारों बॉन्ड कार्बन के साथ ही बना लिए, तो कार्बन ने तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाया। अब अगर कार्बन ने यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाया तो 4 डिग्री कार्बन का सिचुएशन ही अराइज नहीं हुआ। समझ आ रहा है? इसलिए आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोजन में यहाँ पे 3 ही केस हो सकते हैं। क्या कि एक, या तो आपके पास 3 डिग्री हाइड्रोजन हो। 3 डिग्री हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि ये जो आपका हाइड्रोजन होगा ये आपका डायरेक्टली अटैच होगा किससे, ये जो आपका हाइड्रोजन होगा ये आपका डायरेक्टली अटैच होगा किसके साथ, विथ 3 डिग्री कार्बन। ऐसे ही मुझे बताओ 2 डिग्री हाइड्रोजन का मतलब क्या है, ये जो आपका हाइड्रोजन होगा ये डायरेक्टली अटैच होगा विथ 2 डिग्री कार्बन। और ऐसे ही देखो 1 डिग्री हाइड्रोजन का मतलब क्या है, ये जो आपका हाइड्रोजन होगा वो डायरेक्टली अटैच होगा विथ
1 डिग्री कार्बन। मैंने कहा बहुत सही, ये बात हमें समझ आ गई। ठीक है, मतलब क्या, मैं समझा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं इसी की बात करता हूँ, ठीक है, मैं ना इसी मॉलिक्यूल की वापस से बात कर लेता हूँ। तो क्या कहा था मैंने, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, और यहाँ पे NH2 ग्रुप होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना कि देखो, अगर मुझे इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन के डिग्री पे कमेंट करना है, या मुझे इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन के डिग्री पे कमेंट करना है, या इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन के डिग्री पे कमेंट करना है, कैसे करूँगा? तो देखो तरीका क्या है, जैसे अगर आपको इस हाइड्रोजन के डिग्री पे कमेंट करना है, सबसे पहले आप देखो ये जो आपका हाइड्रोजन है ये कौन से कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। आपने देखा भाई, ये जो आपका हाइड्रोजन है वो इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। अब आपको इस कार्बन का डिग्री बताना है, जो इस कार्बन का डिग्री होगा भाई हाइड्रोजन का डिग्री माना जाएगा। अब यहाँ पे कार्बन का डिग्री कैसे बताएंगे? तो कार्बन का डिग्री बताने का लॉजिक होता है नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये कार्बन आपको दिख रहा है 2 कार्बन का सिंगल बॉन्ड बना रहा है, मतलब ये 2 डिग्री कार्बन है। अगर ये 2 डिग्री कार्बन है मतलब ये हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे बताना है इस हाइड्रोजन का डिग्री, तो क्या करूँगा, सबसे पहले मैं देखूंगा कि ये हाइड्रोजन कौन से कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। मुझे दिख रहा है ये आपका हाइड्रोजन इस पर्टिकुलर कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो जो इस कार्बन का डिग्री होगा वही हाइड्रोजन का डिग्री होगा। तो अगर मुझे कार्बन का डिग्री बताना है, ये होता है नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये कार्बन आपका एक ही कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, मतलब ये 1 डिग्री कार्बन है। और अगर ये कार्बन 1 डिग्री है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन भी 1 डिग्री है। मैंने कहा ठीक है भाई, ये बात भी समझ आ गई। अगर आपको इस हाइड्रोजन के डिग्री पे कमेंट करना है, कैसे करेंगे कि अगर आपको हाइड्रोजन के डिग्री पे कमेंट करना है, सबसे पहले आप देखो वो जो आपका हाइड्रोजन है वो कौन से कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, ये वाला कार्बन। अब जो इस कार्बन का डिग्री होगा वही आपके पास हाइड्रोजन का डिग्री होगा। अगर आपको कार्बन के डिग्री पे कमेंट करना है तो कार्बन का डिग्री का लॉजिक क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये कार्बन आपका 0 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, मतलब इसे बोल सकते हो सुपर 1 डिग्री कार्बन, या फिर इसे 1 डिग्री कार्बन बोल सकते हो। अब क्योंकि हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से अटैच है, इसे बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस लॉजिक से आप यहाँ पे निकाल सकते हो क्या, इस लॉजिक से आप यहाँ पे निकाल सकते हो क्या, आप यहाँ पे निकाल सकते हो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो जैसे आपने यहाँ पे निकाला है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, वैसे आप बाकी ग्रुप्स का भी डिग्री निकाल सकते हो। मतलब ये जो मैंने लॉजिक आपको बताया है, क्या लॉजिक बताया कि अगर आपको हाइड्रोजन का डिग्री निकालना है तो आप देखो हाइड्रोजन आपका कौन से कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, उस कार्बन का जो डिग्री होगा वही आपके पास हाइड्रोजन का डिग्री होगा। ये लॉजिक काम करेगा अगर आपको निकालना हो डिग्री ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, या फिर आपको निकालना हो डिग्री ऑफ हैलोजन, ये उस केस में भी काम करेगा। ठीक है, तो लिख सकते हो क्या, द सेम कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल व्हेन वी नीड टू फाइंड डिग्री ऑफ OH ग्रुप एंड हैलोजन ग्रुप। ओके, ये हमें समझ आ गया। अब देखो ऐसे ही देखो नंबर 3 पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट केस आता है जो कि होता है डिग्री ऑफ नाइट्रोजन। अब देखो कभी भी आपको डिग्री ऑफ नाइट्रोजन पे कमेंट करना है तो कैसे करेंगे? देखो डिग्री ऑफ नाइट्रोजन सिंपली आपके पास क्या हो जाता है, ये हो जाता है नंबर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे भी आपके पास 4 केस आ सकता है। ठीक है, आप कह सकते हो आपके पास क्वाटर्नरी नाइट्रोजन कह लेना। इसका मतलब क्या होगा, ये आपका 4 डिग्री नाइट्रोजन होगा।
मतलब यहाँ पे क्या होगा, इट हैज़ 4 कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, ऐसे ही आपका यहाँ पे टर्शियरी नाइट्रोजन भी हो सकता है या 3 डिग्री नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या होगा, इट हैज़ 3 कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड्स। ऐसे ही आपका बाकी दोनों केस भी आ जाएगा, क्या कि यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सेकेंडरी नाइट्रोजन, मतलब कि 2 डिग्री नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या होगा, इट हैज़ 2 कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और ऐसे ही क्या आ जाएगा आपका प्राइमरी नाइट्रोजन। ठीक है, हालांकि जनरली आप देखोगे जब यहाँ पे हम टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करता है, इसे कहते हैं हम क्वाटर्नरी अमीन, टर्शियरी अमीन, ठीक है, सेकेंडरी अमीन और प्राइमरी अमीन, ऐसा कहते हैं हम जनरली। मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन लिखा दिया क्योंकि मैंने आपको अभी नहीं बताया कि अमीन होता क्या है। ठीक है, तो अभी के लिए आप इसे एज नाइट्रोजन लिख लो। ठीक है, ये बात आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा प्राइमरी नाइट्रोजन के बारे में, ये हमारे पास 1 डिग्री नाइट्रोजन होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, इट हैज़ सिंगल, या 1 लिख लो बेटर होगा, इट हैज़ 1 कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दे दूँ, क्या एग्जाम्पल दे दूँ मैं आपके सामने, ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने। हम्म, जैसे मानो ऐसा आपके पास कुछ कंपाउंड्स अवेलेबल है, आपको कमेंट करना है डिग्री ऑफ नाइट्रोजन के ऊपर। तो अगर आपसे इस नाइट्रोजन का डिग्री पूछा जाए, लॉजिक क्या है, कभी भी आपको बताना हो डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, ये होता है नंबर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। ये क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड कितना है, 1, मतलब इस नाइट्रोजन का डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री। अगर यहाँ पे आपको कमेंट करना है डिग्री ऑफ नाइट्रोजन के ऊपर, अगेन सेम लॉजिक, नंबर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, इस नाइट्रोजन के लिए नंबर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, आपको कमेंट करना है डिग्री ऑफ नाइट्रोजन के ऊपर, तो नंबर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, इस नाइट्रोजन के लिए नंबर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड कितना हो जाएगा, 2, मतलब ये भी आपका 2 डिग्री हो जाएगा। यहाँ आपको कमेंट करना है डिग्री ऑफ नाइट्रोजन के ऊपर नंबर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, इस नाइट्रोजन के लिए नंबर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हो जाएगा 3, मतलब ये हो जाएगा 3 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो आपको
बताना है क्या, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। अगर मैं इस नाइट्रोजन के लिए बात करता हूँ, नंबर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड कितना हो जाएगा, 4, मतलब ये हो जाएगा 4 डिग्री। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको डिग्री ऑफ एटम का भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा अच्छे से। अब देखो यहाँ पे हम एक और टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, इसे हम कई नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलते हैं, कुछ लोग इसे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस बोलते हैं, कुछ लोग इसे इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके नाम बहुत सारे हैं। अब देखो इसका जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होता है उसको हम अभी नहीं लेंगे, वो हम आइसोमेरिज्म में लेंगे, राइट। अभी के लिए जो हमारा एक मैथमेटिकल अप्रोच होता है, एक फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच होता है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, वो हम यहाँ पे पहले लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालो यहाँ पे, हेडिंग क्या होगा, देखो नाम बहुत सारे होते हैं। एक आपका नाम होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, एक इसका नाम होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, एक यहाँ पे नाम होता है इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। ठीक है, इतने नाम काफ़ी है अभी के लिए। राइट, अब देखो यहाँ पे हमें क्या जानना है, यहाँ पे हमें क्या जानना है, देखो यहाँ पे आप पहले 2-3 बातें जान लो काम की। क्या जान लो कि अगर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और आपको उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर गिवन है, आपको उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर गिवन है, अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपको उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर गिवन है, उसके बाद कोई आपसे बोलता है आप एक काम करो, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का वैल्यू बताओ, तो कैसे बताएंगे, उस केस में आप बोलोगे जो आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है, ठीक है, इसके नाम बहुत सारे होते हैं लेकिन मैं इसको रेफ़र करूंगा एज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो उस केस में आप बोलोगे आपके डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का वैल्यू होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा है। तो अगर आपको कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर दे दिया जाए, उसके बाद आपको बोला जाए कि आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के वैल्यू पे कमेंट करना है, तो आप क्या बोलोगे कि आपके पास जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का वैल्यू होता है वो आपके पास होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। ठीक है, कंपाउंड के स्ट्रक्चर से आप कितने पाई बॉन्ड है उसका आइडिया लगाओगे, कंपाउंड के स्ट्रक्चर से कितना रिंग है उसका आइडिया लगाओगे, उसके बाद आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के वैल्यू पे कमेंट करोगे। जैसे कि देखो ये आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका नाम होता है बेंजीन। ठीक है, तो अगर आपको कमेंट करना है इसके डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के वैल्यू के ऊपर, आपको 2 चीज़ चाहिए। पहला आपको चाहिए यहाँ पे आपके पास कितने पाई बॉन्ड है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे देखो 3 पाई बॉन्ड है आपके पास यहाँ पे कितना रिंग है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपके पास एक ही रिंग है, तो इस वजह से क्या होगा यहाँ पे जो आपके पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का वैल्यू हो जाएगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, ये कितना हो जाएगा 3 + 1 मतलब कि 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ये अभी नहीं समझेंगे, ये हम आइसोमेरिज्म में आराम से समझने की कोशिश करेंगे, इसको निकालने का फ़ायदा होता है वो भी हम आइसोमेरिज्म में समझेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो कि इसको निकालना पड़ता है और निकालते कैसे है वो इम्पॉर्टेंट है अभी। ठीक है, लेकिन देखो ऐसा भी हो सकता है ना कि जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर नहीं गिवन है। पहला केस मैंने क्या बोला, ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर गिवन है, दूसरा केस क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर नॉट गिवन, स्ट्रक्चर इज नॉट गिवन, स्ट्रक्चर नहीं दे रखा, उसके जगह क्या दे दिया आपको, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया।
तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा कि जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है वो होता है C+1 माइनस H+X-N/2। यहाँ पे C क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। H क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। N क्या होता है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। और X क्या होता है, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आप पुट करोगे गिवन फॉर्मूले में, आपके पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसको आप चेक भी कर सकते हो। कैसे, जैसे एक चीज़ मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा कि बेंजीन का आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है, देखो मैं बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे बेंजीन की बात करता हूँ, तो अगर मैं पूछूंगा बेंजीन का यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, आप क्या बोलोगे। देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, राइट। अभी देखो मैंने बोला था कि यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है, ये 3 है। नंबर ऑफ रिंग कितना है, मैंने कहा था जी आपके पास ये 1 है। तो हमने कहा था जो आपके पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है उसका वैल्यू हो जाएगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, मतलब कि 4 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। लेकिन देखो यही काम अगर आपको करना हो विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो उससे भी कर सकते हो। कैसे, कि उस केस में हमने क्या बोला, देखो उस केस में आपके पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकलेगा, C+1 माइनस H+X-N/2। C नंबर ऑफ कार्बन एटम, H नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, X नंबर ऑफ हैलोजन एटम, N नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो यहाँ पे 6 कार्बन एटम है, 6 हाइड्रोजन एटम है, 0 हैलोजन एटम है, 0 नाइट्रोजन एटम है, डिवाइडेड बाय 2। यह आ जाएगा 7 माइनस 6/2 मतलब कि 3, ये 4 के बराबर आ जाएगा। तो दोनों से सेम ही आएगा आपके पास। ठीक है, दोनों से आपके पास सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, अब देखो कुछ मैं आपको एक, आप कह सकते हो होमवर्क कह लो या एक तरह से एक्सरसाइज कह लो, आपको वो देते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, फाइंड द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या ऐसे कुछ लोग कह देते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, या ऐसे कुछ और लोग कह देते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कंपाउंड्स लिख दो। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहला कंपाउंड आपके पास क्या होगा, देखो सबसे पहला कंपाउंड कुछ ऐसा कंपाउंड है। सेकंड कंपाउंड की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सेकंड कंपाउंड क्या होगा, ठीक है ऐसा कुछ। फिर देखो यहाँ पे थर्ड कंपाउंड की बात करेंगे। वो कुछ ऐसा आ जाएगा आपके पास। फोर्थ कंपाउंड की बात करेंगे,
ऐसा आ जाएगा। फिफ्थ कंपाउंड की बात करेंगे, ठीक है, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। सिक्स्थ कंपाउंड की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, आपको ना एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, वो क्या है, देखो देखो, जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताया था, बेंजीन क्या होता है आपके पास। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को भी रिप्रेजेंट करता हूँ, ये आपके पास बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, राइट। देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इतने पार्ट की बात करो, तो इतने पार्ट का एक स्पेशल नाम होता है, इसे हम फिनाइल कहते हैं। इतने पार्ट का एक स्पेशल नाम होता है, इसे हम फिनाइल कहते हैं, और इसे हम पीएच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बेंजीन को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका क्या है, बेंजीन को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका क्या है, देखो दो तरीके। या सिंपल तरीका है कि आप एक काम करो, क्या करो, या आप यहाँ पे बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो। इसी को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका क्या है, आप एक काम करो, पीएच लिखो, साथ में एच लिखो। कैसे, आप देखो ना, हाइड्रोजन को छोड़ के जो बाकी बचा हुआ पार्ट होता है बेंजीन का, उसे फिनाइल कहते हैं। अगर आप फिनाइल ग्रुप में हाइड्रोजन लगा दोगे तो बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। तो कभी भी आपसे बात हो कि यार ये फिनाइल ग्रुप की बात हो रही है, तो फिनाइल ग्रुप से आपको क्या मतलब समझ आना चाहिए, फिनाइल ग्रुप से आपको समझ आना चाहिए कि फिनाइल ग्रुप से मतलब क्या है, कि आपके पास ऐसा कुछ है, ठीक है, 6 मेंबर रिंग है, ऐसे आपके पास ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड है, आपके पास यहाँ से लिंकेज है, और बाकी सभी कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है। ये मतलब हो गया फिनाइल ग्रुप का, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आपके पास फिनाइल ग्रुप का मतलब हो गया। ठीक है, अब ये मैंने क्यों बताया, देखो इसका काम पड़ता है, क्योंकि बहुत बार इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स में, राइट। जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे सेवन्थ की बात करता हूँ, ठीक है, आपका होमवर्क कंटिन्यू एक तरह से, तो मानो ऐसा कुछ हो, पीएच, यहाँ भी पीएच, आपको डीओ बताना है, ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या उससे आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कर लो, या फिर उसे आप इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी कह लो, बात एक ही है। अगर मैं 8 की बात करूँगा, कुछ ऐसा मान लो, ठीक है। अगर मैं 9 की बात करूँगा, तो कुछ ऐसा मान लो, ठीक है, ओके। और अगर मैं लास्ट 10 की बात करूँ, ठीक है, तो ये आपके पास हो गया, ठीक है। ऐसे ही देखो, यहाँ क्वेश्चन क्या लिखाया था, फाइंड द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, है ना। तो इसी को वापस लिखो आप, क्या, कि फाइंड द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी फॉर द कंपाउंड्स
for the compounds whose molecular formula is given below. ठीक है, जैसे देखो फर्स्ट आप यहाँ पे ले लो, क्या लोगे, भाई कुछ नहीं, आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का वैल्यू बताना है, तो C3H3F ले लो। दूसरा आप यहाँ पे ले लो C6H2FClBrI, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करोगे, थर्ड की बात करते हैं, तो C6D4, डी का मतलब क्या, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम क्या होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप। जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ड्यूटेरियम को हाइड्रोजन जैसा ही काउंट करना है, ठीक है। और नंबर 4 की बात करते हैं तो C3D2H2FCl, है ना। नंबर 5 की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, C3O2, ओके। नंबर 6 की बात करते हैं C3H7N। नंबर 8 की बात करते हैं तो क्या होगा आपके पास, C6H8N2। नंबर 9 की बात करते हैं तो C8H3X3N2, ठीक है। तो ये आपको करना है यार, ठीक है, तो ये आपको करना है। और बाकी आज के क्लास में इतना ही करेंगे। क्लास देखने के लिए थैंक यू।